हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सीटेड क्लासेज बाय ब्रिजकिशोर सर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पेपर 1 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपी का, तो आप लोग हमें मिलाकर बताएंगे कि आप लोगों को कितना कितना मार्क्स आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपी का। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं आएगा उसे हम खोजना है। तो पहला ऑप्शन है, देखो, एक आकलन एक छात्र के सीखने के में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है गाइज, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। बिल्कुल सही बात है। और 4 नंबर ऑप्शन जो है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। यह एक मानक और इसके अलावा तुलना करने वाला बात कदापि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तुलना करना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वह 4 नंबर। हम लोग पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला ऑप्शन जो था, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। बिल्कुल गलत है यह। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझने, ये दूसरे के साथ समझने, ये खुद को इंटैक्ट करता है। तो बिल्कुल गलत है 2 नंबर। 3 में तार्किक गणितीय नृत्य, तो नृत्य का संबंध होता तार्किक गणितीय से बिल्कुल नहीं हो सकता है। 4 में है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर का, संगीतमय का संबंध जो होता है वह प्रदर्शन या रचना करने के कौशल से होता है। इसके अलावा हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था हम लोग देखेंगे। तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। 1 नंबर ऑप्शन में था, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। बिल्कुल गलत है बाहरी आरोपण। दूसरा था, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ये भी बिल्कुल गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ये भी गलत है। और 4 में है, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होनी चाहिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका 4 नंबर। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो इस प्रकार का जो तर्क देते हैं बच्चे, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर, पूर्व चलन अवस्था, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व चलन अवस्था भी कहा जाता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो दोस्तों इसका 1 नंबर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन जो है वह, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, देखिए, सूक्ष्म पेशीय कौशल ये शरीर के बाहरी अंग का प्रयोग होता है। उससे पहले हम लोग सकल पेशी यानी अपना जो है मेन पार्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाहर की तरफ जाते हैं। तो समीप से हम लोग दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हो जाएगा 1 नंबर, समीप दूराभिमुख। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ाता है।
तो देखा जाए प्रतिक्रिया सेट, ये बिल्कुल गलत है। कार्यात्मक स्थिरता, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा निष्क्रिय, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह इसका 2 नंबर अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन हो जाएगा? अपसारी चिंतन। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है कथन ये। और आर कहता है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर सीधा आप कह सकते हैं कि 4 नंबर ऑप्शन में कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो जो सब छात्राएं अगर 4 नंबर दिए हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे आप 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो पहला 1 नंबर ऑप्शन है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों का और प्रतीकों को शुरू करता है। ये बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 3 नंबर जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, ये गलत है। इसके अलावा जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा आप कभी नहीं कर सकते। अवहेलना करना, उपेक्षा करना गलत बात है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। जो निर्धारित और सार्वभौमिक नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन है छात्रों को सीखने के मापने के लिए मान की जब ये मानक वाला बात आया तब ये निगेटिव हो गया। 3 नंबर ऑप्शन छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय बिल्कुल नहीं हो सकता है। 3 नंबर ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है आपका। और 4 नंबर ऑप्शन है सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल गाइज देखा जाए कि 9 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा वह 4 नंबर सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। हम लोग अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो कहता है आपका विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। कथन आर कहता है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बिल्कुल सुगम बनाता है। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ कथन ए और कथन आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो सब दिए हैं अगर 3 नंबर उनका बिल्कुल सही जवाब है। कथन ए और कथन आर दोनों 3 नंबर नहीं 2 नंबर में दिया है। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। जो सब दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इंटरनल मोटिवेशन आप लोग को पता होना चाहिए जो अपने अंदर की इच्छा शक्ति की होता है। तो अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है तो यह आ जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा में। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों में आता है यह भी आ जाएगा बाह्य में, यह भी आंतरिक में नहीं आएगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद यानी खुद के लिए व्यक्तिगत, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 3 नंबर बिल्कुल। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा आती है ये गलत हो जाएगा। तो जो सब दिए हैं आंतरिक अभिप्रेरणा में, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है 3 नंबर उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है।
बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये गलत बात है, और क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है नहीं कौन है, तो 1 नंबर ही गलत हो गया। तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह 1 नंबर हो जाएगा। और 2 नंबर अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व विचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। तो 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है, और गलत पूछा जा रहा था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 का 1 नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए 13वां क्वेश्चन जो है, संपस्त सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो सब दिए हैं 2 नंबर, उनका सही जवाब है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। संपस्त सिद्धांत का विकास शैशवावस्था में कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो सब अभ्यर्थी 2 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखा जाए कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। उपयोगी, तो देखा जाए दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन कहता है यह सामायिक और विशिष्ट होती है। सामायिक और विशिष्ट होती है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। यह और 4 तो यह केवल परिणामों पर केंद्रित है, यह भी गलत बात है। तो देखा जाए उपयोगी प्रतिपुष्टि जो होना चाहिए वो व्यापक होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, विस्तार के साथ साथ सामान्य होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का, वह 3 नंबर हो जाएगा। यह व्यापक और सामान्य होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो देखा जाए स्थानिक समझ जानकारी की कठिनाई, ये तो होगा नहीं। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ये भी नहीं। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, बिल्कुल। कहीं न कहीं पढ़ने के साथ साथ सुनने में समस्या होती है, ध्वनि को पहचानने में समस्या होती है बच्चों को। तो ये इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यह 15 का, इसका यह 3 नंबर जो लोग दिए हैं ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होती है और किसी कार्य को करने में ही लाभ देखते हैं। तो अपना लाभ देखते रहता है कि हमारा काम पूरा होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जैसा का तैसा बच्चा करता है कि हमारा काम होना चाहिए, किसी काम हो चाहे ना हो, सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह पहले स्तर के दूसरे चरण में हो जाएगा। तो जो सब अभ्यर्थी 3 नंबर दिए हैं पहले स्तर के दूसरे चरण, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कि निम्न में से कौन सा आलंबन, आलंबन मतलब होता है पार। आप लोगों को बताया गया था कि आलंबन यानी पार, जिसे मचान भी कहा जाता है। तो देखा जाए कि यह उदाहरण आलंबन यानी पार का उदाहरण क्या सब है, तो बोलकर सोचो, बिल्कुल सही बात है। संकेत और इशारा देना आप लोग को पहले से भी पता है, प्रश्न तो होगा ही। आधा हल किया हुआ उदाहरण पहले से आप जानते ही है। तो यहाँ पर रट कर दोहराव करना, ई नंबर ऑप्शन को छोड़ करके यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। तो देखा जाए तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है ए, बी, सी और डी। ई छोड़ करके सभी हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण होती है। बिल्कुल दोहराव वाला बात गलत होती है। देखा जाए तो दोहराव वाला बात गलत होता है, तो पहला गलत हो गया। शिक्षार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से, तो निष्क्रिय तो कभी हो ही नहीं सकता है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कहता है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। किस रूप से करते हैं, तो सक्रिय रूप से करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बच्चा हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान वाला बात 4 नंबर तो होगा नहीं, क्लियर। तो सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर।
अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध का उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संज्ञान और संवेग यानी संज्ञान और भाव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, स्वतंत्र तो होगा ही नहीं। तो जो लोग इसका सही उत्तर 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कि संज्ञान और संवेग आपस में जुड़े हैं, पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक कथन ये कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों पर अच्छा या बुरा समझने से इस समय पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण आर कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये भी इनका सही है। तो यहाँ पर कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जो सब छात्र अगर 1-2 नंबर दिए हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो वस्तु अवस्थायित आ जाता है इंद्रियजनित कामक अवस्था में, इंद्रिय जनित आ जाता है आपका, ये भी इंद्रियजनित कामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष में ही। परिकल्पित तो आ गया अमूर्त की बातें, तो बच गया आपका 3 नंबर विकेंद्रन। तो यही जो है मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करती है, अलग करती हैं। तो जो सब यहाँ पर छात्रगण 3 नंबर दिए हैं विकेंद्रीकरण, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दोस्त कि निश्चित पारचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी केंद्र होना चाहिए। 2 है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों की शिक्षण जो बहिष्कृत न करे, बिल्कुल सही है। 3 में समावेशी शिक्षण का अर्थ है उसे शिक्षा शास्त्र अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सहयोग में को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है गाइज, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका निश्चित पारचर्या और मानक मूल्यांकन। जैसे ही आ गया वैसे ही 1 नंबर इसका नेगेटिव हो गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान व्याख्या की जाती है। तो हमको आपको बताए थे कि जितने भी तर्क करने वाला बात, चिंतन करने वाला बात, जो भी मस्तिष्क से संबंधित बातें आ जाएगी वह सभी संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 23 नंबर का, वह 3 नंबर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपको बता दूं 24 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो मदद कौन करता है। 1 में वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। 2 में वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषाएं के लिए पूछते हैं, ये भी गलत है। 3 नंबर कहता है यहाँ पर कि वे, पहला तो गलत ही हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। 3 कहते हैं वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है कि व्यक्तिगत राय पूछते हैं। 3 नंबर दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं, तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह 3 नंबर, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, अपसारी चिंतन डाइस जबकि अभिसारी चिंतन डाइस है। तो देखा जाए आप लोग को पता होना चाहिए कि अपसारी चिंतन, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन, आप बल्कि अभिसारी एक सही समाधान पर स्थिर रहता है, क्योंकि अभिसारी फिक्स रहता है और अपसारी में बहुत सारी चीज़ आता है। इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा वह दोस्तों इसका 2 नंबर कि अपसारी कई उत्तरों को करता है बल्कि अभिसारी एक सही समय पर स्थिर रहता है। जो सब छात्र 2 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अपसारी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी एक सही समय पर ही स्थिर रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों
कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डाइस बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए 1 नंबर संगठन पियाजे ने कहा, असंतुलन वाला बात पियाजे ने कहा। 4 नंबर ऑप्शन अनुकूलन वाला बात पियाजे ने कहा। तो बच कौन गया 3 नंबर, तो यह निजी वाक जो होता है ये बातें वाइगोत्स्की ने कहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 3 नंबर निजी वाक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए 1 नंबर ऑप्शन है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना। दोस्तों यहाँ पर समूह में विभाजित करना ये बातें बिल्कुल गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 2 में विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना। विविध जैसे आ गया, संवेदनशील आ गया, वैसे ही बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। तो जो सब अभ्यर्थी इसका 2 नंबर दिए हैं, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देने वाली बात, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्से लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंक में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, यह बिल्कुल फेंक सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, गाइज बताए थे आप लोग को कि रूढ़िवाद धारणा, यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर पक्षपात अर्थात रूढ़िवाद धारणा। तो सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखा जाए तो 29 नंबर क्वेश्चन का आता है, बाधिता एक डाइस स्थिति है जबकि अक्षमता एक डाइस स्थिति है। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का उत्तर जो होना चाहिए वह 3 नंबर होना चाहिए। बाधिता एक कार्यात्मक स्थिति जबकि अक्षमता एक जैविक स्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन कथन आर कहता है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो देखा जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन आर भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों वह 2 नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मिलाया गया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कितना नंबर आ रहा है सीडीपी में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, शेयर करेंगे अधिक से अधिक। तो हम लोग इसी प्रकार अब अगले विषय का एनालिसिस लेकर हम आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक रेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।